ओके, तो आगे के लेक्चर में अभी तक हमने क्या देखा कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है। नाउ वी विल लुक फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, NH3। NH3 एमोनिया, एमोनिया मीन्स क्या होता है, आपने कई बार इसकी स्मेल ऑलरेडी आप ले चुके हो, बस आपको मालूम नहीं है कि ये स्मेल एमोनिया की थी। एमोनिया मीन्स व्हाट, तो यहाँ पर एक एटम आएगा नाइट्रोजन का और 3 आ जाएंगे हाइड्रोजन के, NH3, जिसको हम बोलेंगे एमोनिया, जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी कभी आप कोई डस्टबिन के बाजू में से निकलते हो, बड़ी बहुत बड़ी कोई कचरा पेटी है, कचरे का ढेर है, उसके बाजू में से निकलते हो, जो तीखी स्मेल आपके नाक में आती है, जो आपको दिमाग में घुस जाती है, वो तीखी स्मेल होती है एमोनिया की। तो हाउ एमोनिया इज फॉर्म्ड, एमोनिया कैसे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के आसपास उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, 2,5, एटॉमिक नंबर है 7, लिखते हैं 2,5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के खुद के प्रेजेंट है। एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। एक नाइट्रोजन को 3 अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन उसके पास आएगा, हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन हम लोग बॉन्ड बनाते, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, तो नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि भाई तेरे पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए, यस और नो। तो एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी है, ओनली टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन सिर्फ खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, यस और नो। तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि अरे भाई मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं मेरे साथ अपने 2 और दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मिलके एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों की विश फुलफिल हो जाएगी, दोनों साइड विन विन सिचुएशन। तो अगर हाइड्रोजन के बॉन्ड देख गिने तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन 1 and 2, इसके भी कंप्लीट। इफ यू टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन 1 and 2, इसके भी कंप्लीट। और अगर नाइट्रोजन के गिने तो ऐसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उसी प्रकार हम देखें CH फॉर मिथेन, यस मिथेन गैस जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, आपकी LPG सिलेंडर और CNG सिलेंडर में जो गैस होती है वो होती है मिथेन गैस। अगेन आप इस गैस को देख तो नहीं पाओगे, लेकिन उसकी स्मेल ले पाओगे। घर पर जाओ, अपना गैस का स्टोव ऑन करो, ओके, और गैस स्टोव ऑन करके जो आपको स्मेल आएगी गैस की, वो होगी मिथेन गैस की। और उसके बाद गैस स्टोव का बटन ऑफ करना भूलना मत। नेक्स्ट, और कार्बन, कार्बन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन जो, इसके ऊपर हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। और उसका अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखे तो वो होगा 2,4। So carbon has 4 electrons in its outermost orbit. कार्बन के अपने खुद के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खुद के 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो सर उसके लिए हमको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 है, अगर 4 कहीं से मिल जाएंगे तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक कार्बन खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पर बैठा है, इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हमें रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो सर हमको टोटल 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। चारों साइड आके एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करेगा, कार्बन हर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यस और नो। जिसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, बीच में कार्बन और सारे साइड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, चारों साइड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से खत्म हो जाएंगे, जिसको हम लिखेंगे CH4 यानी कि आपका मिथेन गैस। आपके हाइड्रोकार्बन जो आपकी पूरे ये चैप्टर की पढ़ाई शुरू होगी, उसका सबसे पहला एलिमेंट आ चुका है जिसका नाम है मिथेन। जिसका नाम क्या है, मिथेन, जो गैसियस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, और जो हमने NH3 पढ़ा, उसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन के आसपास 3 हाइड्रोजन होंगे, जिसको हम लिखेंगे NH3 यानी कि आपका अमोनिया गैस। नेक्स्ट वन, कार्बन के बारे में अगर हम पढ़ाई करें, कार्बन, तो कार्बन का खुद का एटॉमिक नंबर है 6, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगा, 2,4। टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इफ कार्बन वांट्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के उसके बाद आने वाला नोबल गैस कौन सा है, नियॉन।
तो नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन ऑल्सो वांट्स टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर कार्बन की बात करें तो सर कार्बन के ये साइड और ये साइड, अगर कार्बन के आगे हम नोबल गैस देखें वो आएगा आपका हीलियम और बाद वाला आएगा आर्गन। तो अगर कार्बन को हीलियम के जैसा बनना है, सर हीलियम के पास तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होती है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कार्बन को हीलियम के जैसा बनना है तो सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा +4, कार्बन बन जाएगा +4। और अगर इसको आर्गन की तरह बनना है तो आर्गन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको यहां पर कंप्लीट करने हैं तो क्या होगा, इट हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे जिससे बन जाएगा C-4। लेकिन बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी कि C+4 C-4 कभी बनेगा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, उसका भी एक रीजन है। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से देखो बेटा, इसके अगर सेंटर में बात करूं तो मैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन आप लूज करोगे तो वो लूज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, विदाउट एनर्जी इट विल नॉट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैं E1 बोल देता हूं, दूसरे को लूज करने के लिए E2, तीसरे को E3 और चौथे को लूज करने के लिए E4। तो जो आपको ये 1 बाय 1 एनर्जी देनी पड़ेगी ना बेटा, उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से लूज कर दोगे, लेकिन जब चौथे इलेक्ट्रॉन तक आओगे E4 तक, तब आपको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी सारी एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन का मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। उस हिसाब से कार्बन कभी भी C+4 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अटेन नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं, नेवर। एंड अगर कार्बन ने किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कोई डोनर मिल गया होगा अच्छा, तो कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो जाएगा, सेंटर में अगेन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 1 2 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के हैं। अब बात करते हैं दूसरे के, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से उठा के लेके आ गया दूसरों के, यस और नो, और उसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। तो कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो आसपास 10 इलेक्ट्रॉन्स और बीच में सिर्फ 6 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या 6 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को क्या खींच के अपने न्यूक्लियस के आसपास जकड़ के रख पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं। 6 प्रोटॉन विल नॉट बी सफिशिएंट टू अट्रैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 protons will not be able to attract 10 electrons। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैसे अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस के आसपास स्टेबल कंडीशन में कभी भी नहीं रख पाएंगे। दैट्स व्हाई कार्बन की ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो हमने फंडा पढ़ा वो भी कैसा है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इस दोनों कंडीशन में कार्बन अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा। दैट्स व्हाई कार्बन कैन नेवर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। कंपलसरी याद रखना, अपनी बुक में नोट्स में ऊपर लिख दीजिए, कार्बन कैन नेवर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। कार्बन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो सर कार्बन क्या बनाएगा बेटा, कार्बन बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हमने आगे पढ़ लिया, क्लोरीन को सर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने 2 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन को सर उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने 3 बॉन्ड बनाए। लेकिन अभी कार्बन को सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 4। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा माने के 4, सिंगल को बोलेंगे मोनो, 2 को बोलेंगे डाई, 3 को बोलेंगे ट्राई और 4 को बोलेंगे टेट्रा। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बन जाते हैं टेट्रावैलेंट कंपाउंड, जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम पढ़ के आए वो है आपका CH4, वो है आपका CH4। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन हमेशा ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और जो कंपाउंड बनाएगा वो भी कौन से होंगे, वो कंपाउंड भी बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कि जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, वो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका रीजन
अगर आपको शायद आपको मालूम नहीं है लेकिन आप पढ़ चुके हो कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो जाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पार्टनरशिप में खर्च हो जाते हैं तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है। एंड सेकंड थिंग, कोवैलेंट बॉन्ड में ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही गेन करता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर आयन भी नहीं ला पाता है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी एब्सेंस ऑफ आयंस मींस यहाँ पर आयंस फॉर्म नहीं होते और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। इसी के कारण इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जनरली इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके दो रीजन है, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड एब्सेंस ऑफ आयंस, इसमें कोई भी आयंस का फॉर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आयन इसमें फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स। तो यहाँ पर एक वर्ड है इंटरमोलेक्युलर फोर्स। सर इंटरमोलेक्युलर फोर्स क्या होता है? बेटा दो टाइप के फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, पहला है कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में फोर्स और दूसरा है इंटरमोलेक्युलर फोर्स। दोनों फोर्स सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अगर मैं मिथेन की बात करूं, ओके सिंपली हम हाइड्रोजन गैस की मदद से पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिए बेटा। आपने एक कमरे में क्या किया, आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर यहाँ पे वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये सब आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रूम के अंदर आसपास उड़ रहे हैं। तो उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बने हैं पहले वो समझते हैं। सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे पहले वो समझते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, उसके बाजू में दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो यह जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो हमने पिंक वाली लाइन से शो किया है, दैट इज योर कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड होगा एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होगा? एकदम ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, अब उसको तोड़ने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। बट इंटरमोलेक्युलर फोर्स क्या होता है? तो इंटरमोलेक्युलर फोर्स यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक वेब की तरह फोर्सेस लगाते हैं, लाइक वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर वेब की तरफ सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन वाला फोर्स है ना वो वीक होता है। तो यहाँ पर दो फोर्स हमने पढ़े, फोर्स इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो पिंक वाला फोर्स है कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रांग होगा, बट फोर्स दैट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कैसा होगा? एकदम ही वीक होगा, जो हमने ब्लू कलर से शो किया है। तो ब्लू कलर वाला फोर्स जो है वो वीक होता है और जो पिंक कलर वाला फोर्स था वो स्ट्रांग होता है। तो बेटा इसी प्रकार हम आगे के लेक्चर में मिलते रहेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आपके और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और आने वाले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के आगे के पोर्शन पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।